नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर गीतांजलि पगारे सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ। आज मैं यहाँ पर आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स पार्ट 1 जो कि एमएससी थर्ड सेम का पेपर 1 है, उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको बताने जा रही हूँ। बच्चों, कंडेंस मैटर फिजिक्स जो है उसकी नींव है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब हम क्रिस्टल के अंदर की सारी जानकारी नहीं जान लेते तब तक हम क्रिस्टल को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो एक प्रकार से एकदम बिगनिंग है कंडेंस मैटर फिजिक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैं बहुत ही बेसिक पॉइंट्स आज को आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम्स किस तरह से क्रिस्टल में अरेंज होते हैं, लेटिस कैसे बनती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, और 2 और 3 डायमेंशन में जो लैटिसेस होती है वो किस तरह से बनती है, इन सब की मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि कितने तरह के सॉलिड होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, what are the crystalline solids and how they form, what are lattice, what are bases, and किस तरह से लेटिस और बेसिस मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है यूनिट सेल। तो क्या एक यूनिट सेल से हम पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट कर सकते हैं? अगर जनरेट कर सकते हैं तो क्या क्रिस्टल यूनिट सेल कई तरह की होती है? जी हाँ, यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक होती है, बीसीसी होती है, जैसे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कितने प्रकार की लेटिसेस पाई जाती है, और लेटिस में सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, और 2 डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस और 3 डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस पे हम आज आपसे बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट एंड पीरियोडिसिटी जो एक टर्म है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में जमे हुए होते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर उसमें एग्जिस्ट करता है। मतलब कि हर एटम के चारों तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जो एटम्स जमे हुए होते हैं वो रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में होते हैं, और हर एटम के चारों तरफ एनवायरनमेंट बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। उसी तरह से क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की वेल डिफाइंड एजेस होती हैं और इनके फेसेस भी वेल डिफाइंड होते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें एमॉर्फस सॉलिड को, तो एमॉर्फस सॉलिड में इस तरह की पीरियोडिसिटी, रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं पाया जाता है। इसकी कर्व्ड सरफेसेस होती है जो कि इर्रेगुलर होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर रेंज में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं और उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज हर दिशा में सेम होती है। तो एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के जो एग्जाम्पल हैं वो है सॉल्ट, माइका, क्वार्ट्ज। उसी तरह से एमॉर्फस की श्रेणी में आते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। बच्चों, यहाँ पे ये जो स्लाइड मैंने दिखाई है, इसमें लेफ्ट वाली स्लाइड जो है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की है और राइट वाली स्लाइड एमॉर्फस सब्सटेंस की है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में आप देख रहे हो जो फर्स्ट रो है एटम्स की, वो बहुत ही पीरियोडिकली जमी हुई है। उसके नीचे सेकेंड रो है जो कि थोड़ी फर्स्ट रो से डिफरेंस है उसमें, परंतु थर्ड रो अगेन आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो है।
फोर्थ रो जो है वो फिर से सेकेंड रो के बराबर है। इस तरह से हम किसी भी एटम, कहीं पे भी कोई एटम लेंगे तो देखेंगे कि उसके चारों तरफ वह 6 एटम से घिरा हुआ है। चाहे हम ऊपर लें चाहे हम नीचे लें, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इस एटम के चारों तरफ एनवायरमेंट सेम है। इसके विपरीत अगर हम ये एमॉर्फस वाली इसको देखते हैं सब, तो इसमें हम पाते हैं कि कहीं भी किसी भी एटम के चारों तरफ एनवायरमेंट सेम नहीं है। और यही चीज मैंने अपने नेक्स्ट फिगर में भी आपको दिखाई है। तो बच्चों यही उसका एक और एग्जाम्पल है। इसमें भी आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह से पीरियोडिसिटी मेंटेन रहती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में आप कोई भी एटम ले लें तो उसमें आपको किसी भी एटम के चारों तरफ एनवायरनमेंट समान नहीं दिखाई देगा। जबकि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखेंगे तो हर एटम के चारों तरफ निश्चित दूरी पर, निश्चित एंगल पे एटम्स अरेंज होंगे। अब जब हमने सॉलिड्स देख लिए हैं तो अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते कैसे? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है लैटिस की। नाउ व्हाट इज लैटिस? लैटिस is a hypothetical, regular and periodic and ordered arrangement of points in space. It is used to describe the structure of crystal. जब भी हम लैटिस की कल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 डायमेंशन में पीरियोडिक अरेंजमेंट में हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स दिखाई देते हैं जो कि पीरियोडिक अरेंजमेंट में लगे होते हैं। अब बेसिस क्या है? अब जैसे हम लैटिस कहेंगे तो 3 डायमेंशनल पॉइंट से हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये NaCl क्रिस्टल है या ये CaCl क्रिस्टल है या ये जिंक सल्फाइड क्रिस्टल है। तो लैटिस पॉइंट्स के ऊपर जब हम कोई एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस को एसोसिएट करेंगे तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते कि ये किस सब्सटेंस की लैटिस है। तो बेसिस इसे कहते हैं। बेसिस किसी भी सब्सटेंस के एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस को। और एक बात और इसमें बताना चाहूंगी कि एटम सिर्फ सिंगल नहीं हो सकता, 2 एटम्स का समूह भी हम किसी लैटिस पॉइंट के ऊपर रख सकते हैं, तो उसे कहते हैं बेसिस। इस तरह के बेसिस को जब हम लैटिस पॉइंट्स के ऊपर एसोसिएट करते हैं तो तब हम कह सकते हैं कि ये NaCl की लैटिस है या ये CaCl की लैटिस है। तो बच्चों बेसिस भी जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ही होता है और लैटिस और बेसिस दोनों मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं 2 लैटिसेस दिखा रही हूँ। दोनों लैटिसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट स्टिल द पॉइंट्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल। दोनों लैटिस थोड़ी सी डिफरेंट है, बट फिर भी दोनों में रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी है, इसलिए दोनों ही लैटिस होगी। इन लैटिस के ऊपर जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है जिसमें कि Na आयन की एटॉमिक रेडियस कम होती है इसलिए वो छोटा होता है और Cl आयन की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है तो वो बड़ा होता है। तो डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स के ऊपर Na फिर Cl फिर Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, इस तरह से ये बेसिस आयंस जमे हुए होते हैं और ये एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का जनरेट हो जाता है। अब लैटिस और बेसिस की बात हो गई तो हम देखेंगे कि इसके आगे क्या, क्रिस्टल कैसे बनेगा। तो क्रिस्टल को बनाने के लिए एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है और जिसे हम कहते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस दैट शोज द 3 डायमेंशनल पैटर्न ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। अगर किसी यूनिट सेल को हम तीनों डायरेक्शंस में रिपीट करते जाएं तो हमको एंटायर क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल है जो कि इस तरह से x डायरेक्शन में भी बढ़ रही है, y डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और z डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। तो ये जो यूनिट सेल है इसको जब हम तीनों डायरेक्शंस में ट्रांसलेट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वी विल गेट द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है और क्या सभी यूनिट सेल संभव है?
नहीं। यूनिट सेल जो मुख्य रूप से क्यूबिक सिस्टम में पाई जाती है वो 3 प्रकार की यूनिट सेल होती है। पहली होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आप देख रहे हो कि ये एक क्यूब के फॉर्म में हमने आपको दिखाया है, और क्यूब जो होता है, क्यूबिक जो फेस होता है, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये यहाँ पे आपको 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं और इसमें 6 फेसेस होते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक होता है इसमें 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स लगे हुए हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कोई भी एटम नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक को देखते हैं तो यह भी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ही होता है, जिसमें 8 कॉर्नर पे 8 एटम्स तो है ही, इसके अतिरिक्त हर फेस के ऊपर सेंटर में एक एटम और रहता है। तो ये कहलाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा वाला होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कि देख रहे हैं आप कि 8 कॉर्नर पे 8 एटम है, इसके अतिरिक्त इसकी बॉडी के बीचों बीच में एक एटम मौजूद रहता है। तो ये कहलाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक और मेन यही क्यूबिक यूनिट सेल्स होती है क्यूबिक सिस्टम के लिए, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बच्चों इसके अतिरिक्त बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं उसे, जिसमें या एंड सेंटर भी बोलते हैं, जिसमें कि सिर्फ ऊपर और नीचे के फेसेस पर सेंटर में एक एक एटम होता है। अब बच्चों इसमें आप देख रहे हैं ये यूनिट सेल हमने बहुत ही दूर दूर बनाई है, जिसमें कि एटम्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। बट वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में जो यूनिट सेल होती है उसमें एटम्स एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे के बीच में कोई भी दूरी नहीं होती। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स मौजूद हैं। ये अपर कॉर्नर के 4 येलो एटम्स हैं और ये लोअर कॉर्नर्स के 4 पिंक एटम्स हैं। तो इस तरह से ये 8 एटम्स क्यूब के कॉर्नर पे इतने पास पास होते हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हैं, और इनके सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से हमको एक यूनिट सेल मिलती है, जिसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों इसमें आप एक चीज देखेंगे, ध्यान दीजिए कि इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हर कॉर्नर एटम पूरा पूरा नहीं है। हर कॉर्नर एटम पूरा नहीं है, वो अपना सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस क्यूबिक यूनिट सेल को दे सकता है, क्योंकि जो क्यूब के कॉर्नर पे एटम्स होते हैं वह 8 अन्य यूनिट सेल से जुड़े होते हैं, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन उन यूनिट सेल्स को भी देते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को वो सिर्फ अपना 1/8 कंट्रीब्यूशन ही दे सकते हैं। ये वाला जो यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड वाला, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, जिसमें 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम है और हर फेस के सेंटर में एक एक एटम है। इस तरह से 6 एटम्स फेस सेंटर्ड पे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फेस सेंटर वाला एटम है वह इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को सिर्फ अपना हाफ कंट्रीब्यूशन ही दे पाता है, बाकी यह अन्य यूनिट सेल्स से जुड़ा रहता है, क्योंकि फेस जो है वो 2 यूनिट सेल से जुड़ा रहता है, तो वो दोनों यूनिट सेल में अपना हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन देता है। थर्ड वाला जो फिगर है बच्चों, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसमें देखिए 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स है और सेंटर में एक एटम है। सेंटर वाला एटम चूंकि पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर है, इसलिए वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल को देगा, और 8 कॉर्नर वाले 8 एटम्स वैसे ही जैसे कि पहले मैंने बताया था कि 1/8 कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को देंगे। बच्चों ये स्लाइड मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो एटम है ये किस तरह से 8 यूनिट सेल से जुड़ा है। ये देखिए नीचे की 4 यूनिट सेल है, इससे हर यूनिट सेल से ये एटम जुड़ा हुआ है, और ऊपर वाली 4 यूनिट सेल जो है ये 1 2 3 4 और नीचे वाली 5 6 7 8। इस तरह से ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल से जुड़ा है। और इसी तरह से हर एटम, क्योंकि उसके आगे पूरी यूनिट सेल्स 3 डायमेंशन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अरेंज रहती है, इसलिए प्रत्येक एटम 8 यूनिट सेल से जुड़ा रहता है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सेंटर एटम है ये इसके पास नियरेस्ट वाले 6 एटम्स होते हैं, नियरेस्ट नेबर, तो ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस एटम से नियरेस्ट 6 एटम्स यहाँ पे होते हैं। बच्चों इसके विजुअलाइजेशन करने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, उस लिंक
तो जब आप खोल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किस तरह से सिंपल क्यूबिक में चारों एटम्स मिलते हैं, किस तरह से फेस सेंटर्ड में मिलते हैं और किस तरह से बॉडी सेंटर्ड में एटम्स। बच्चों, इसमें एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी कि हमने देखा था कि सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होती है उसमें कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं और हर एटम का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/8 होता है। तो सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो होंगे 8 इंटू 1/8, दैट इज 1। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सिर्फ 1 होते हैं उसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 से ज्यादा होते हैं वे कहलाती है कन्वेंशनल यूनिट सेल। जैसे कि अभी हमने देखा था एफसीसी। एफसीसी में फेस के ऊपर 6 एटम्स हैं और फेस वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो फेस के एटम्स 3 हो गए और कॉर्नर्स का एटम 1 हो गया। इस तरह से टोटल 4 एटम्स होते हैं एफसीसी में। तो एफसीसी की जो यूनिट सेल होती है वह कन्वेंशनल यूनिट सेल होती है, वह प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं होती है। उसी तरह से बीसीसी में भी नंबर ऑफ एटम्स, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। तो बीसीसी की भी यूनिट सेल जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं होती। पर क्या हम किसी भी कन्वेंशनल यूनिट सेल से प्रिमिटिव यूनिट सेल बना सकते हैं? यस, किसी भी कन्वेंशनल यूनिट सेल की प्रिमिटिव यूनिट सेल बन सकती है और उसे कहते हैं विग्नर-सेट सेल। What is Wigner-Sedt cell? The Wigner-Sedt cell around a lattice point is defined as the locus of points in space that are closer to that lattice point than to any of the other lattice points. मतलब उस विग्नर सेल के अंदर कोई भी पॉइंट होगा तो उस दिए गए पॉइंट से ज्यादा नजदीक होगा एज कंपेयर टू विग्नर सेल के बाहर जो पॉइंट है उसके। तो इसके एग्जांपल के लिए मैंने एक सेंटर्ड रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल लैटिस ली है। सेंटर्ड रेक्टेंगुलर लैटिस ऐसी होती है कि इसमें कॉर्नर्स पे भी एटम होते हैं और यूनिट सेल के बीचों बीच एटम होते हैं। बच्चों, ये जो यूनिट सेल है ये 2 डायमेंशन में मैं दिखा रही हूँ, इसलिए प्रत्येक पॉइंट अपने आसपास की 4 यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो ये एक यूनिट सेल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो इस तरह से ये 4 यूनिट सेल से जुड़ा है। तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? कॉर्नर के कारण 4 इंटू 1/4 दैट इज 1, और जो सेंटर में है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हमको इस यूनिट सेल में दिखाई देगा। तो इस तरह से इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे 2। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है विग्नर-सेट सेल में या प्रिमिटिव सेल में तो हमको जो तरीका है वो ये है कि इस सेंटर एटम से, ये राइट वाला फिगर आप देखिए, इस सेंटर एटम से हम हर एटम को लाइंस के द्वारा कनेक्ट करेंगे और इन लाइंस के ऊपर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स डालेंगे। ये दिख रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो एरिया बनता है उस एरिया को कहते हैं विग्नर-सेट सेल। अब ये जो सेल बनी है इस सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो ये जो सेल कहलाएगी ये कहलाएगी प्रिमिटिव सेल। जैसा बच्चों मैंने आपको 2 डायमेंशन में प्रिमिटिव सेल विग्नर-सेट सेल बनाई है, उसी तरह से 3 डायमेंशन में भी विग्नर-सेट सेल बनाई जा सकती है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा बच्चों उसकी समरी ये है कि सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म द एंटायर क्रिस्टल जनरेशन, the smallest portion of a crystal lattice that shows the 3-dimensional pattern of the entire crystal is known as unit cell. We have studied the simple cubic unit cell. What is simple cubic unit cell? The atoms or ions are at the corners of the unit cell only. And third is body centered cubic unit cell. The atoms are or ions are in the center of the unit cell in addition to the corner atoms or ions. And last is face centered cubic unit cell. इसमें क्या होगा कि कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे और इसके अतिरिक्त 6 फेसेस के ऊपर भी एटम्स इसमें पाए जाएंगे। अब बच्चों जो
आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि किसी भी यूनिट सेल में इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़े होंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हम 3 एक्सिस लेते हैं, x, y और z, और उन तीनों एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर, फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स लेते हैं i, j, k। उसी तरह से क्रिस्टल के अंदर भी हम 3 एक्सिस लेते हैं, a, b और c एक्सिस, और उनके अलोंग जो फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हैं वो होते हैं a, b, स्मॉल b एंड स्मॉल c, जो कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हमारी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो एक्सिस होती हैं उनमें सब में 90 डिग्री का एंगल होता है, पर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। और तो यहाँ पे हम देखते हैं B और C के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है अल्फा। उसी तरह से C और A के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है बीटा, और A और B के बीच में जो एंगल होता है वो कहलाता है गामा। और ये एंगल हमेशा फिक्स रहते हैं। तो कभी भी लैटिस में अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है O, अगर हम ओरिजिन लेते हैं और O से लेकर हमें B पॉइंट तक जाना है, तो हम इस ट्रांसलेशन वेक्टर T से जा सकते हैं, और ट्रांसलेशन वेक्टर को भी हम उसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि हम अपने नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं, जे T इज इक्वल टू 3a + 4b। तो ये जो 6 पैरामीटर्स हो गए, A, B, C और अल्फा, बीटा, गामा, इन तीनों की अलग अलग वैल्यूज लेकर हम क्या बहुत सारी यूनिट सेल्स बना सकते हैं? और क्या वो यूनिट सेल्स सब पॉसिबल है? नहीं। वही यूनिट सेल्स पॉसिबल होंगी जो कि सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करती है, और सिमेट्री ऑपरेशंस को फॉलो करते हुए जब हम उनका रिपीटिशन करते हैं तो इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट होता है, जिसके बीच में कोई भी वॉइड यानी खाली जगह नहीं होती है। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सिमेट्री ऑपरेशन इज एन एक्शन दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट लुकिंग द सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट। Each symmetry operation has a corresponding symmetry element, which is the axis, plane, line or point with respect to which the symmetry operation is carried out. किसी point के about भी हम symmetry operation देख सकते हैं, किसी line के about भी देख सकते हैं, किसी plane के about भी देख सकते हैं। तो symmetry के आधार पर A, B, C की वैल्यूज चूज करके और अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यूज चूज करके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उनको 7 कैटेगरीज में बांटा गया है, जो कि कहलाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। और वो होते हैं ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल एंड क्यूबिक। तो जो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स देखे बच्चों, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी लैटिस के किसी भी यूनिट सेल के पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होने के लिए। तो सिमेट्री एलिमेंट्स 2 प्रकार से होते हैं, 2 डायमेंशन में भी सिमेट्री एलिमेंट होते हैं और 3 डायमेंशन में भी सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशन में जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो होते हैं रोटेशन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। 3 डायमेंशन में जो सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो होते हैं रोटेशन एक्सिस सिमेट्री, रिफ्लेक्शन प्लेन सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। रोटेशन सिमेट्री क्या होती है? रोटेशन सिमेट्री, अगर हम एक क्यूब लेते हैं और उस क्यूब को अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हम क्या पाते हैं? किसी एक्सिस के अबाउट जब हम उसे 90 डिग्री से रोटेट करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास आइडेंटिकल पोजीशन आ गई है। फिर हम उसे फिर से 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, अगेन वी विल गेट द आइडेंटिकल पोजीशन। तो इस तरह से जब हम क्यूब को रोटेट करते हैं 90 डिग्री के एंगल से तो हमको 4 बार आइडेंटिकल पोजीशन मिलती है। तो 5 वह एंगल होता है जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय n। n को कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। जितनी बार हम एक्सिस को रोटेट करते हैं, जैसे कि 90 डिग्री से हम रोटेट करते हैं तो 4 बार हमको आइडेंटिकल पोजीशन मिलती है, तो हम कहते हैं इसमें 4-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसी तरह से रिफ्लेक्शन इन द प्लेन लीव्स द मॉलिक्यूल लुकिंग द सेम। मतलब अगर हम क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कोई प्लेन लेते हैं और उस प्लेन के दोनों तरफ
अगर हमारा क्रिस्टल सिस्टम बिल्कुल आइडेंटिकल पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। इस प्लेन की मतलब इस प्लेन से रिफ्लेक्शन के कारण हमको दोनों तरफ आइडेंटिकल क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। उसी तरह से इन्वर्जन थ्रू द सेंटर ऑफ सिमेट्री लीव्स द मॉलिक्यूल अनचेंज। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर उसमें इन्वर्जन होती है तो उस सेंटर ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ हमको मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। तो जब तक कोई क्रिस्टल सिस्टम सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है, क्रिस्टल की सिमेट्री को फॉलो नहीं करता है, तब तक वो यूनिट सेल परमिट नहीं होती, वो यूनिट सेल अलाउड नहीं होती। तो इसी तरह से ऑगस्ट ब्रेविस ने 1850 में ज्योमेट्री और क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर जो लेटिसेस संभव थी वो लेटिसेस बताई उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि 14 पॉसिबल 3-डायमेंशनल लेटिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉइंट्स used to describe the orderly arrangement of atoms in a crystal. There are 14 Bravais lattices are possible. और इन 14 ब्रेविस लेटिसेस को जब ग्रुप्स में हम डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ग्रुप में फॉर्म कर सकते हैं। द 14 ब्रेविस लेटिसेस आर ग्रुप्ड इनटू 7 लेटिस सिस्टम्स, जो कि मैंने आपको नाम बताए थे, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एटसेट्रा। तो हमने ये देखा कि जो 14 ब्रेविस लेटिसेस हैं वो हर प्रकार के क्रिस्टल समूह में हर प्रकार की लेटिस संभव नहीं है। तो हम देखेंगे अब कि कितने क्रिस्टल समूह जो है, क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उसमें किस किस तरह की कौन सी लेटिसेस संभव है। When a number of unit cells combined in space to form a regular structure, कई यूनिट सेल्स को मिला के जब हम एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसे कहते हैं स्पेस लैटिस। तो बच्चों 2 डायमेंशन में 5 तरह की ब्रेविस लैटिसेस पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? प्रिमिटिव, जिसमें कि प्रिमिटिव ऑब्लिक लैटिस होती है, रेक्टेंगुलर लैटिस भी प्रिमिटिव होती है, हेक्सागोनल प्रिमिटिव होती है, स्क्वायर लैटिस भी प्रिमिटिव होती है, और ये मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल और टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स के अंतर्गत पाई जाती है। ये प्रिमिटिव है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होगा वो 1 होगा। उसी तरह से सेंटर्ड रेक्टेंगुलर जो लैटिस होती है वो प्रिमिटिव नहीं होती है। यहाँ पे उनकी कुछ फिगर्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ समझने के लिए। तो जो ये फर्स्ट वाला स्क्वायर लैटिस है, इसमें ए और बी लेंथ बराबर होगी और गामा एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा वाला जो ये डायग्राम है, ये हेक्सागोनल लैटिस को दिखा रहा है 2 डायमेंशन में, जिसमें ए और बी बराबर होंगे और गामा जो है 120 डिग्री का होगा। थर्ड जो फिगर है ये ऑब्लिक लैटिस को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें ए और बी बराबर नहीं होंगे और गामा भी 90 डिग्री नहीं होगा। रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव लैटिस फोर्थ फिगर है, जिसमें ए और बी बराबर नहीं होंगे बट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये शुरू के 4 लैटिस जो थे बच्चों, ये प्रिमिटिव लैटिस थे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल था 1, परंतु जो कन्वेंशनल यूनिट सेल है वो होती है रेक्टेंगुलर सेंटर्ड, इसमें चारों एटम 4 कोनों पे है और सेंटर में भी एक एटम है। तो ये 2 डायमेंशनल लैटिसेस थे। अब हम देखेंगे कि 3 डायमेंशनल लैटिसेस क्या होती है। तो जब हम क्यूबिक सिस्टम देखते हैं, हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। पहला होता है क्यूबिक, फिर होता है टेट्रागोनल, इस तरह से ये यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। तो क्यूबिक में प्रिमिटिव लैटिस होती है, बॉडी सेंटर्ड लैटिस होती है और फेस सेंटर्ड लैटिस होती है। इसमें तीनों एक्सिस बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है बच्चों NaCl, जिंक प्लेट, कॉपर, ये एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल जो हैं क्यूबिक सिस्टम के होते हैं। टेट्रागोनल सिस्टम में प्रिमिटिव लैटिस पाई जाती है और बॉडी सेंटर्ड लैटिस पाई जाती है। इसमें 2 एक्सिस तो आपस में बराबर होती है, A इज इक्वल टू बी, बट जो सी होती है वो ए और बी के बराबर नहीं होती है और तीनों एंगल्स इसमें 90 डिग्री के होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड, सल्फेट, टिन, SnO2, TiO2 एटसेट्रा।
ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव भी होती है, बॉडी सेंटर्ड भी होती है, फेस सेंटर्ड भी होती है और एंड सेंटर्ड, जैसे मैंने बेस सेंटर्ड कहा था, वो भी होती है। इसमें तीनों एक्सिस की लेंथ अलग अलग होती है और अल्फा बीटा गामा एंगल 90 होते हैं। इसका जो एग्जांपल है KNO3, बेरियम सल्फेट, सल्फर, रोम्बिक सल्फर इत्यादि। फिर है हेक्सागोनल प्रिमिटिव होती है जिसमें कि A B बराबर होते हैं बट C बराबर नहीं होता है, अल्फा बीटा 90 होते हैं और गामा 120 होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ग्रेफाइट। फिर आती है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, ये प्रिमिटिव लैटिस होती है जिसमें ABC तीनों बराबर होते हैं बट एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होते हैं पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसका एग्जांपल है HGS, सिनाबार। फिर है मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड पाई जाती है जिसमें ABC बराबर नहीं होते हैं, अल्फा और गामा 90 होता है बट बीटा 90 नहीं होता। इसका एग्जांपल है Na2SO4, H10H2O और मोनोक्लिनिक सल्फर इत्यादि। ट्राइक्लिनिक लैटिस जो होती है वो प्रिमिटिव होती है, इसमें तीनों एक्सिस आपस में बराबर नहीं होती है और तीनों एंगल ही 90 के नहीं होते हैं और आपस में भी बराबर नहीं होते। K2Cr2O7, CuSO4, ये जो है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा देख भी लें बच्चों, तो हम ये देख रहे हैं कि 3 डायमेंशनल ब्रेविस लैटिस जो है इसमें सबसे पहले हमने क्यूबिक सिस्टम देखा था और क्यूबिक सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह की लैटिसेस संभव है। पहली है प्रिमिटिव, दूसरी है बॉडी सेंटर, तीसरी है फेस सेंटर। और एंगल्स और एक्सिस के रेशियो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारी A=B=C, अल्फा बीटा गामा तीनों 90। टेट्रागोनल में A और B बराबर होते हैं, C बराबर नहीं होता है। टेट्रागोनल के 2 एग्जाम्पल है, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों 4 तरह की लैटिसेस पाई जाती है, प्रिमिटिव, साइड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो चारों तरह की लैटिसेस पाई जाती है। और मोनोक्लिनिक में 2 तरह की लैटिसेस पाई जाती है, एक होती है प्रिमिटिव और दूसरी होती है साइड सेंटर। अंत में जो हेक्सागोनल, ट्राइगोनल और ट्राइक्लिनिक, ये तीनों लैटिसेस जो है ये प्रिमिटिव होती है। और इस तरह से हमने देखा 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो पॉसिबल लैटिसेस थी उनकी अगर हम गिनती करें तो हम पाएंगे कि हमारे पास सिर्फ 14 ऐसी लैटिसेस हैं जो कि संभव हो सकती है। कोई भी लैटिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो सिमेट्री एलिमेंट को अगर फॉलो नहीं करेगी, क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी को अगर फॉलो नहीं करेगी तो वह लैटिस वैलिड नहीं होगी। तो ब्रेविस ने यह बताया था कि 3 डायमेंशन में 14 लैटिसेस पॉसिबल है जिन्हें कि 14 ब्रेविस लैटिसेस कहा जाता है और इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और 2 डायमेंशन में 5 तरह की ब्रेविस लैटिसेस पाई जाती है। बच्चों ये कुछ लिंक है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इनको आप देखेंगे तो हो सकता है आपको और भी इसमें विजुअलाइजेशन अच्छा होगा और आपको क्लियर होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों कि आज हमने जो पढ़ा वो बहुत ही बेसिक बट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर किस तरह से एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस तरह से लैटिस होती है और कौन सी लैटिस पॉसिबल है, कौन सी लैटिस पॉसिबल नहीं है, एटम्स कितने पास पास जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग तरह की यूनिट सेल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा और आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूँ। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ FCC यूनिट सेल। आपने देखा है FCC यूनिट सेल में 6 फेसेस पर एक एक एटम होता है और कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसमें? 4। ये आंसर आप आसानी से दे सकते हो। फिर है द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस इज नोन एज, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो इतना पढ़ने के बाद अब आप बहुत आराम से इसका आंसर बच्चों दे सकते हो।
तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी यूनिट सेल, द यूनिट सेल दैट कंटेन्स लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो अगर यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पर ही लैटिस पॉइंट होंगे तो उसमें टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे, एटम्स, होंगे 1। और जिस यूनिट सेल में सिर्फ 1 एटम होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। बच्चों मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के चारों तरफ जो नियरेस्ट नेबर होते हैं वो कहलाते हैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने देखा था क्यूबिक सिस्टम में किसी भी एटम के चारों तरफ समान दूरी पर 6 एटम्स मौजूद होते हैं, तो वो कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।